हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है राजस्थान जीके विद विष्णु यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आहड़ सभ्यता, और आहड़ सभ्यता के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से हमें कौन कौन से तरीके के प्रश्न प्राप्त होते हैं, और एक इसको बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी अपन बात करें कि भाई ये पाई कहाँ पर जाती है, किसने इसकी खोज की थी। इस तरीके के क्वेश्चन अब बीएसटीसी और सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए बीएसटीसी और सीईटी वाले बच्चे सारे के सारे इसको ध्यान दें और इसको बिल्कुल नोट करके चलना। ये जो चीजें हैं बिल्कुल एक बार ही पढ़ लो, इसके बाद कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो आइए मैं बताता हूं आपके लिए कि भाई आहड़ सभ्यता। तो सबसे पहली बात कि भाई ये पाई कहां पर जाती है, यानी कि इसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ये कहां पर स्थित है। तो ये जो है अपने उदयपुर से उत्तर पूर्व दिशा में, यानी कि अपना उदयपुर है वो कुछ इस तरीके से है, और उसके उत्तर पूर्व में इधर की साइड ये जो आहड़ है एक कस्बा है, और उस कस्बे के अंदर ये जो विकसित हुई थी, आज के समय में हम उसको कस्बे के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले वो जो है वहां पर एक आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी, उसके बाद हम उसको आहड़ के नाम से जानते हैं। अब जहां पर ये आहड़ जो सभ्यता है, जहां पर ये विकसित हुई थी, वहां से होकर के एक जो है नदी गुजरती थी जिसका नाम था आहड़, उसका नाम था आहड़। और आहड़ जो नदी है, ये नदी बनास नदी से निकलती है, यानी कि ये जो नदी है आहड़ नदी, ये बनास नदी की सहायक नदी है, इसलिए अपन आहड़ सभ्यता को बनास सभ्यता भी कह सकते हैं और बनास संस्कृति भी कह सकते हैं। तो एक लेखक था जिसका नाम था अपना हंसमुख धीरज सांकलिया, या और जिसको अपन बोलते हैं एचडी सांकलिया, उनके द्वारा इसके लिए कहा गया था कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता को अपन बोल सकते हैं बनास सभ्यता या बनास संस्कृति, ऐसा करके अपन इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है कि भाई इसकी खोज किसने की थी और उत्खनन किसने किया था। ऐसे तरीके के प्रश्नों के लिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जो खोज करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सबसे पहले इसका उत्खनन किया जाता है, और इसके बाद राजस्थान पुरातत्व विभाग के निर्देश के अनुसार रतन चंद अग्रवाल के द्वारा 1956 में यहाँ पर फिर से उत्खनन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक उत्खनन होने के बाद फिर इसमें यहाँ पर दोबारा से उत्खनन हुआ था, और उस उत्खनन के अंदर जो है यहाँ पे एक अपने डेक्कन कॉलेज था पूना का, और एक मेलबर्न यूनिवर्सिटी थी अपने ऑस्ट्रेलिया से, और राजस्थान का पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ पर उत्खनन करवाया गया था। और उस उत्खनन के अंदर जो अपने राजस्थान से थे वो थे एचडी सांकलिया व बीएन मिश्र। लेकिन आपको जो दोस्तों जो याद रखने की चीज है कि अपने राजस्थान में पुरातत्व विभाग की ओर से कौन सा व्यक्ति यहां पर गया था, तो उसको दोस्तों ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना। वो व्यक्ति गया था पीएल चक्रवर्ती। पीएल चक्रवर्ती ये व्यक्ति था जो राजस्थान के पुरातत्व विभाग की ओर से इसके उत्खनन में यहाँ पर गया हुआ था। अब यहाँ से उत्खनन हुआ था, उत्खनन से हमें कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। यहाँ पे करीब 9 स्तरों के अंदर जो यहाँ पे उत्खनन होता है, और उस उत्खनन के अंदर यहाँ से हमें कई प्रकार की पुरानी वस्तुएं हैं, ताम्र पाषाणकालीन है, कई प्रकार की यहाँ से वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनका अध्ययन हम अभी आगे करेंगे। तब तक के लिए अपन इनका जो उपनाम है उनको जान लेते हैं। तो देखिए, इसको अपन बोलते हैं ताम्र नगरी, इसको बोलते हैं अपन ताम्र नगरी या ताम्रवती सभ्यता। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हमको तांबे गलाने की भट्टियां मिली थी, और उन भट्टियों को मिलने की वजह से ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो तांबे का बहुत अच्छा खासा उत्पादन होता था, यानी कि तांबे की वस्तु यहाँ से बनाई जाती थी, यहाँ से तांबा प्राप्त होता था, तो और लोग यहाँ से लेकर के जाते थे। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये जो सभ्यता है ताम्र नगरी सभ्यता है या ताम्रवती सभ्यता है। ठीक है, इसके बाद अगली बात आती है कि इसको बोलते हैं अपन आगाटपुर और आगाट दुर्ग। आगाटपुर और आगाट दुर्ग इसलिए बोला जाता है क्योंकि 10वीं और 11वीं शताब्दी की बात है। उस टाइम
इस क्षेत्र को अपन आघाट के नाम से बुलाते थे। ऐसा गोपीनाथ शर्मा है, एक लेखक है, तो उन्होंने इसको आघाटपुर या आघाट दुर्ग का नाम दिया था। यानी कि इसको ध्यान रखना कि आघाटपुर या आघाट दुर्ग किसने नाम दिया था, तो वो ध्यान रखना गोपीनाथ शर्मा के द्वारा नाम दिया गया था। अब उन्होंने ये नाम क्यों दिया था, क्योंकि 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंदर इस क्षेत्र में इसको इस नाम से बुलाया जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को आघाटपुर या आघाट दुर्ग, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं अपन इसको धूलकोट। अब धूलकोट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर धूल के काफी टीले थे और उन्हीं टीलों के नीचे ये सभ्यता दबी हुई थी, इसलिए अपन इसको बोलते हैं धूलकोट। यानी कि उस जगह को पहले स्थानीय भाषा के अंदर उसको धूलकोट नाम से जानते थे, ठीक है। इसके बाद आती है अगली कि बना संस्कृति। बना संस्कृति और बना सभ्यता, और बना संस्कृति और बना सभ्यता इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सभ्यता, ये जो सभ्यता है, यानी कि ये जो सभ्यता है बनास की सहायक नदी आहड़ पर विकसित होने के कारण एच.डी. साकलिया ने इसको बना सभ्यता या बना संस्कृति कहा था, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इनको ध्यान रखना कि बना संस्कृति किसने नाम दिया था, तो वो दिया था अपने एच.डी. साकलिया ने। ये दिया था एच.डी. साकलिया ने, एच.डी. साकलिया ने। तो आघाटपुर और आघाट दुर्ग किसने नाम दिया था, गोपीनाथ शर्मा ने, ठीक है। और इस सभ्यता को और क्या बोल सकते हैं अपन, और क्या बोल सकते हैं अपन, तो ध्यान रखो, इसको बोल सकते हैं लौह युगीन सभ्यता। लौह युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तांबे गलाने के साथ साथ में एक लौह गलाने का भी संयंत्र प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर हम इसको लौह युगीन सभ्यता बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमें कई प्रकार के हमें धूल के जो है पहाड़ प्राप्त हुए थे, इसलिए अपन इसको मिट्टी के टीलों की सभ्यता भी कह सकते हैं। यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं मिट्टी के टीलों की सभ्यता। अब इसके कितने नाम हुए, इन सारे के सारे नामों को एक बार फिर से देख लो कि ताम्रवती नगरी किसलिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तांबे के संयंत्र प्राप्त हुए थे, यहाँ पर तांबे के जो बर्तन है प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए थे, इसलिए अपन इसको ताम्रवती सभ्यता बोलते हैं। और आघाटपुर दुर्ग और या आघाट और इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा ने बताया था कि 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर इस क्षेत्र को इस नाम से बुलाया जाता था। और धूलकोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर वहां पर धूल के जो है पहाड़ है वो ज्यादा थे, इसलिए इसको धूलकोट के नाम से स्थानीय भाषा में बोलते थे। और बना संस्कृति बना सभ्यता एच.डी. साकलिया ने कहा था। और लौह युगीन सभ्यता अपन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अपन को लोहे गलाने का भी संयंत्र प्राप्त हुआ है और हमें यहाँ पर लोहे की वस्तुएं हैं वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुई है। और मिट्टी के टीलों की सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी प्रकार के मिट्टी के टीले प्राप्त हुए थे, इसलिए अपन इसको मिट्टी के टीलों की सभ्यता कहा जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था और हमें कैसी कैसी चीजें प्राप्त हुई थी, उनके बारे में अध्ययन करने की बात है। तो आइए सबसे पहले तो इसके बारे में अपन लोग जानते हैं कि यहाँ से हमें कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई थी। तो उस दशा में अपन जाते हैं। सबसे पहले आप ऐसे ध्यान करके चलो कि अपन एक मकान के अंदर चल रहे हैं, तो अपन उस मकान के अंदर जाते हैं और ये रहा वो मकान, ठीक है, ये रहा वो मकान। तो अपन को ऐसे ध्यान करना है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भाई अब इसके बारे में हमारी अध्ययन करने की बात है। तो सबसे पहली चीज कि हमने कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखा था कि वहां पर जो ईंटों में मकान बनाने में जो ईंट प्रयोग कर रहे थे वो कच्ची ईंटें प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर भी वो लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। लेकिन यहाँ पे जो अपन को ध्यान करने के लायक बात है वो ये है कि यहाँ पर जो इनकी दीवार है, और दीवार कौन सी है, नींव भरने वाली, इस दीवार के अंदर उन लोगों ने शिष्ट नामक एक पत्थर था, शिष्ट पत्थर था, उसको प्रयोग किया था। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान कर लेना कि आहट सभ्यता के अंदर नीम को भरने के लिए
कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया था? तो ध्यान रखना वो था अपना शिष्ट पत्थर। ठीक है, अब हमारा नींव भर जाती है और ये मकान बन जाता है, और ये मकान बन जाता है कच्ची ईंटों से। ये मकान जो है बन जाता है कच्ची ईंटों से। मकान बनने के बाद एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कोई भी कमरा होता है उसकी एक साइज होती है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर इस टाइम के मकानों की जो साइज है वो हुआ करती थी 30 बाई 22। ये साइज हुआ करती थी, यानी कि जो कमरे हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। तो सीधी सी बात है, बड़े हुआ करते हैं तो भाई उनको इतना है तो उनमें पार्टीशन लगाएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, उस टाइम ये जो लोग हैं, ये लोग पहले पार्टीशन लगाते थे बांस के। ठीक है, बांस से पार्टीशन बना के कमरा बना देते थे। ठीक है, अब ये तो बात हो जाती है अपनी यहां तक। इसके बाद बात आती है कि भाई यहाँ की जो इनकी छतें हैं, इनकी छतें वो प्लेन ना होकर के, यानी कि एक लेवल में ना होकर के, ये जो है एक ढालनुमा हुआ करती थी, ऐसे एक झोपड़ी की तरह। ठीक है, तो उनके ऊपर ऐसे बांस लगा देते थे और कवेलू, बांस और कवेलू दोनों को लगा करके ये जो है छत को बना देते थे। ठीक है, ये बात हो जाती है अपनी यहां तक की। अब अगली जो बात आती है अपन चलते हैं इनकी किचन की ओर। किचन यानी रसोई के अंदर जैसे हम जाते हैं तो वहां हमने जाके देखा कि भाई यहाँ पर जो है अपन को कई जगह 2 से 3 चूल्हे मिल रहे हैं एक साथ में, तो कहीं एक साथ में 5 चूल्हे मिल रहे हैं, तो कहीं 2 मुंह वाले चूल्हे मिल रहे हैं। 2 मुंह वाले चूल्हे ये मिल रहे हैं, यानी कि अब ये सोचो, और कुछ चूल्हे हैं बड़े बड़े मिल रहे हैं, तो अपन इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि उस टाइम के हिसाब से वहां पर एक संयुक्त परिवार व्यवस्था रही होगी। ठीक है, और इसके बाद अगली बात पर आते हैं कि अब यहाँ पर जो है हमें एक बहुत जो सबसे ज्यादा जो प्राप्त होने वाली चीज है वो है मृदभांड। यहाँ पर सबसे ज्यादा मृदभांड प्राप्त हुए थे। और जो मृदभांड प्राप्त हुए थे तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के काफी सारे मृदभांड प्राप्त हुए थे। कुछ मृदभांड ऐसे भी थे जो लाल काले रंग के थे, और कुछ मृदभांड ऐसे थे जो काफी बड़े थे, उनके अंदर अपन नाच भरते थे। ठीक है, और जो उनमें नाच भरते थे उनको अपन बोलते थे गोरे व कोट। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये आने वाला है आपके। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ से सबसे ज्यादा मृदभांड प्राप्त होते हैं, और उन मृदभांडों का कलर काला व लाल रंग का है। यानी इस तरीके से इस कलर से वहां पर जो है मृदभांड पाए जाते थे, काले व लाल रंग के। अब काले व लाल रंग कैसे होते थे? अब ऐसा मानो कि ये एक मृदभांड है, ये क्या है? मृदभांड है। तो इस मृदभांड के अंदर ये जो अंदर का एरिया है, ये अंदर यहां तक ये वाला एरिया ये तो हुआ करता था लाल, और इसके ऊपर अनेक प्रकार के अलंकरण बनाए हुए थे। और ये जो हिस्सा होता था ये जो है खुरदरा हुआ करता था, यानी कि ऐसा बताते हैं कि इनके जो नीचे वाला हिस्सा है इसको गाड़ के रखा जाता था, इस हिस्से को गाड़ के रखा जाता था। ठीक है, ये बात हो जाती है। अब एक बात और जो अपन को ध्यान रखनी है कि यहाँ के लोग मिट्टी के ऐसे ही छोटे छोटे मृदभांडों को लेकर के एक साइड में गड्ढा करते हैं। एक साइड में क्या करते हैं? गड्ढा। और ऐसे मृदभांडों को छोटे छोटे हैं उनको एक गड्ढे में ऐसे जमा देते हैं। और वो जमाते क्यों है? कि यहाँ पर इनके पानी की जो निकासी है, यानी कि बारिश के टाइम पर कोई भी पानी आता है तो वो पानी इसमें आकर के इकट्ठा हो जाए। अब इकट्ठा हो जाएगा तो वो क्या करते थे? इसके अंदर होल कर देते थे, यानी छेद कर देते थे, और वो पानी आराम से जमीन में चला जाता था। ऐसा करके ये लोग मृदभांडों का ऐसे प्रयोग करते थे। ठीक है, और ये मृदभांडों का एक तरीके से और प्रयोग करते थे। ये क्या करते थे कि बड़े बड़े जो कोट होते थे, जिनको अपन गोरे व कोट कहते हैं, बड़े बड़े मृदभांडों को, उनको एक कमरे के अंदर रख के और उसको जमीन में गाड़ के और उसमें अनाज वगैरह भर दिया करते थे, जिसको वो आसानी से 2 साल 3 साल जितना चाहे उतना वो प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, ये मृदभांडों की बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, इन मृदभांडों के ऊपर
विभिन्न प्रकार की जो है कला, विभिन्न प्रकार की कला बनाते थे, इसलिए ऐसा मानते हैं कि ये जो लोग हैं कला में प्रॉपर तरीके से निपुण थे। ठीक है, अब दोस्तों अगली बात आती है कि यहाँ से हमें कुछ मुद्राएं और वह मोहर प्राप्त हुई है, और जो यहाँ से मुद्राएं कितनी प्राप्त हुई है इसको ध्यान रखना कि हमें यहाँ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती है। हमें यहाँ से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं प्राप्त होती हैं, तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक मुद्रा भी और प्राप्त हुई है। एक मुद्रा ऐसी भी प्राप्त हुई थी जिसके अंदर एक यूनानी देवता था जिसका नाम था अपोलो। उसकी एक तस्वीर लगी हुई थी और उसके हाथ में, जो देवता अपोलो है उसके हाथ में तीर था और पीछे की ओर उसमें तरकस लगा हुआ था। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना कि अपोलो देवता की जो तस्वीर है वो कहां पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना वो पाई जाएगी अपने आहट सभ्यता के अंदर। इसके बाद जो दूसरी बात आती है कि हमें भाई यहाँ से पूजा की थाली मिली है, जो कि इस बात का संकेत है कि यहाँ पर और यहाँ के लोग जो है पूजा पाठ भी करते होंगे, लेकिन ध्यान रखना कालीबंगा के अंदर इस प्रकार का हमें कोई प्रमाण नहीं मिला था। अब जो यहाँ पर पूजा की थाली मिली है वो एक विशेष ढंग की है, तो उसके आधार पर अपन ये कहा जा सकता है कि यहाँ की जो सभ्यता है इसका संबंध ईरान से भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि इनकी खुदाई के दौरान या उत्खनन के दौरान हमें यहाँ पर कई प्रकार के जो है खिलौने भी प्राप्त हुए थे। उनमें प्रमुख रूप से जो है उनको देखो, वो है मिट्टी का बैल प्राप्त हुआ है, और एक सींग वाला पशु है वो भी प्राप्त हुआ है, और यहाँ से मनुष्य की आकृति के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हमें जो है मनुष्य की आकृति के खिलौने, यानी ऐसा बोल सकते हैं जो बच्चे होते थे पहले, वो हो सकता है गुड्डा गुड़िया बना करके वो ऐसे करके खेलते होंगे। तो यहाँ से जो हमें दो पुरुष की व एक महिला की खिलौना प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि हमें यहाँ से एक टेराकोटा का बना हुआ एक बैल, या ऐसा बोल सकते हैं वृषभ नुमा आकृति का एक बैल प्राप्त हुआ था, जिसको अपन बोलते हैं बनासियल बुल। ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत पूछने वाला क्वेश्चन है, इसको बारंबार पूछता है कि बनासियल बुल जो है कहां पर प्राप्त हुआ था, या वृषभ आकृति का बैल कहां पर प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखना वो पाया गया था अपने आहट सभ्यता के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना वो पाया गया था अपने आहट सभ्यता के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो अगली बात आती है कि यहाँ के लोग कृषि की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कई प्रकार की है, अपने जौ भी है, चावल है, ज्वार और सरसों, इन सारी चीजों का वो खेती करते थे। अब ऐसा बोल सकते हैं, अब जब ये ऐसी इतनी सारी चीजों की खेती करते हैं तो हो सकता है कि ये जो कृषि है इनका एक मुख्य व्यवसाय भी हो, क्योंकि इतनी सारी खेती कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो पाया गया था वो पाया गया था चावल। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि चावल की खेती के प्रमाण कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखना वो प्राप्त हुए अपने आहट सभ्यता के अंदर। अब इसके बाद जो अगली बात आती है, यहाँ का या इन लोगों का जो व्यवसाय है, जो मुख्य रूप से व्यवसाय है वो क्या था। तो ये ध्यान रखो कि यहाँ से जो है रंगाई छपाई का मतलब ये हुआ कि ये लोग मृत भांडों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कला बनाते थे। तो अपन बोलते हैं कि हो सकता है ये लोग उनको बेचते भी हों, इधर उधर बेचते भी हों, तो उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि रंगाई छपाई इनका मुख्य उद्योग होगा। ठीक है, और यहाँ से तोल के बांट प्राप्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे अपने इसमें पास में ही अरावली पर्वतमाला है और वहां पर अच्छा खासा पत्थर है, तो पत्थरों से वहां से ला करके और वो तोल के बांट बना करके वो किसी को बेचते होंगे, तो वो भी उनका व्यवसाय हो सकता है। एक होता है सिलबट्टा जो कि पत्थर से बनाया जाता है, तो वो भी हो सकता है। और हमें यहाँ से तावा गलाने का भी 2 संयंत्र अपन को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जब 2 तांबे गलाने के हमको यहाँ से संयंत्र प्राप्त हुए हैं, तो सीधी सी बात है हमें यहाँ पर उसके काफी प्रकार के बर्तन भी प्राप्त होंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक जो है लोहा गलाने का संयंत्र भी प्राप्त हुआ था, इसको भी ध्यान रखना। लोहा गलाने का संयंत्र प्राप्त हुआ, लोहा गलाने का संयंत्र भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था।
और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब इन लोगों का कृषि पालन करना मुख्य कार्य है, तो सीधी सी बात है जब ये लोग कृषि करते हैं तो पशुपालन भी प्रॉपर तरीके से करते होंगे। ठीक है, अब अगली बात आती है कि भाई ये लोग हैं, ये लोग अपने मृतक संस्कार विधि, यानी कि कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को मरने के बाद जो है गाड़ देते हैं और उसके साथ में जो सामान वो प्रयोग करता था उसको भी उसके साथ में गाड़ देते हैं। और उसका जो सिर है, सिर को दक्षिण दिशा में करते थे और पैर को, सॉरी, सिर को जो है उत्तर दिशा में करते थे और पैर को दक्षिण दिशा में करके उसको गाड़ देते थे। अब जो यहाँ से अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनने वाला है वो ये है कि आहड़ संस्कृति के उत्खनन स्थल कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना कौन कौन से हैं वो उत्खनन स्थल। एक है अपना आहड़ और बालाधन और भगवानपुरा और महाराज जी की खेड़ी, ये आहड़ सभ्यता के उत्खनन स्थल है, ध्यान रखना। और एक है गलुंड पचमता, और ये प्राप्त होते हैं अपन को राजसमंद से। और एक है अपना उजियाना और छतरी गेड़ा, ये प्राप्त होते हैं अपन को भीलवाड़ा से। ठीक है, ये बातें यहाँ तक की हो जाती हैं। तो अब मैं एक बात और बता देता हूँ कि जब ये यहाँ पर अपना मकान बना हुआ है तो इसके पास में रसोई बनी हुई है और उस रसोई में क्या बने हुए हैं, चूल्हे। तो उन चूल्हे के पास में ध्यान रखना यहाँ पर हमें कुछ हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमें कुछ हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आहड़ सभ्यता निवासी जो लोग थे वो एक मांसाहारी थे। ठीक है, और यहाँ पर इनका कृषि पालन मुख्य रूप से व्यवसाय होने के कारण, ठीक है, तो इनका कृषि भी मुख्य व्यवसाय हो सकता है और कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है तो सीधी सी बात है ये लोग उसको खाते भी होंगे। तो ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ये दोनों तरीके के थे। ठीक है, ये बात अपनी हो जाती है यहां तक। ठीक है, ये बात अपनी हो जाती है यहां तक। अब इसके बाद हम इसको ये जो इसका तरीका है इसको एक बार हम ट्रिक के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। एक बार हम इसको ट्रिक की तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ऐसा देखते हैं, इसको अपन देखेंगे कि अक्षय ने, ऐसे ध्यान करो कि आहा आहा आहा, अक्षय ने रतन को धीरज दिलाकर चक्रों में प्रवेश किया। और प्रवेश कहां पर किया, और वो किया एक भवन के अंदर, और वो प्रवेश किया एक भवन के अंदर। ठीक है, तो अपन को ध्यान रखना है कि इसका जो है सबसे पहले उत्खनन किसने किया था, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो 1956 में इसका उत्खनन करते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, और 1961 से लेकर 1961 में इसका उत्खनन करते हैं धीरज लाल साकलिया, और इनके साथ में करते हैं BN मिश्र। लेकिन अपने राजस्थान के पुरातन विभाग की ओर से एक व्यक्ति है जिसका नाम है PL चक्रवर्ती, इसके द्वारा यहाँ पर उत्खनन किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं भवन की ओर। भवन की ओर तो ध्यान रखना, उनके भवन कैसे होंगे, जो एक झोपड़ी नुमा, मान लो ये झोपड़ी नुमा उनका मकान हो गया। ठीक है, और वो ऐसे बना हुआ है, तो ध्यान रखना इसकी जो नींव है, इस नींव के अंदर अपन प्रयोग कर रहे हैं शिष्ट, यानी कि शिष्ट पत्थर का अपन यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, और दीवारों के अंदर अपन कच्ची ईंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इनकी जो ये छत है, इस छत में ऐसी छत बनाने के लिए अपन यहाँ पर बांस और कवेलू इनका प्रयोग करते हैं, ये बात यहां तक की हो जाती है। इसके बाद ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर इनके द्वारा चक्रकूप भी बनाए जाते थे मृत भांडों के द्वारा पानी को सोखने के लिए, तो चक्रकूप। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखना, इस मकान के साथ में एक रसोई भी है, और उस रसोई के अंदर हमें प्राप्त हुआ है चूल्हा, और चूल्हे के हिसाब से ऐसा ध्यान रखो कि यहाँ पर जो है व्यवस्था थी वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, संयुक्त परिवार की व्यवस्थाएं थी। और उस रसोई के अंदर हमने कई सारे तांबे के बर्तन देखे, यहाँ से हमने कई सारे तांबे के बर्तन देखे, और तांबे के बर्तनों के साथ में हमने यहाँ पर कई प्रकार के मृत भांड भी हमने यहाँ पर देखे थे। अब तांबे से ध्यान करो कि हमें यहाँ से तांबे बनाने का संयंत्र प्राप्त हुआ था, तो अपन
कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है ताम्रवती सभ्यता है या ताम्र नगरी है। और हमें मृत भांड काफी सारे प्राप्त हुए थे। यहाँ पर हम उनको बड़े मृत भांडों को अपन बोलते थे गोरेवा कोड। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, इस तरीके से हमारी ये चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि जो आर्य सभ्यता है वो कौन सी नदी पर है, तो ध्यान रखना आयन नदी पर। और ये किसकी सहायक है, तो बनास। ऑप्शन ये भी आ सकता है कि बनास नदी पर। तो ये भी ध्यान रखना कि आर्य सभ्यता की खोज किसने की थी, वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। और ध्यान रखना रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा उत्खनन कब किया गया था, वो किया गया था अपने 1956 के अंदर। ठीक है, और ये भी ध्यान रख के चलना है कि यहाँ पर राजस्थान पुरातत्व विभाग की ओर से किसने भाग लिया था, तो वो लिया था पीएल चक्रवर्ती, इनके द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, और जो मेन इसकी इंपोर्टेंट बात है कि आर्य सभ्यता का काल कौन सा है, वो है 2000 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। तो मेन बात जो अपन को एक और ध्यान रखनी है कि ये सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। ये जो सभ्यता है ये 4000 वर्ष पुरानी है। और इसके ये इतने सारे नाम हैं, इनको ध्यान रख लेना, इनमें से कभी भी प्रश्न उठा सकता है। और 2 4 5 बात और होती है भवन के बारे में, अपने व्यवसाय पशुपालन, इनको ध्यान कर लेना। यहाँ तक की बातें होती हैं। इसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। और इससे भी अच्छे और मैं इसके लिए क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके दे दूंगा, बाकी आप उसके लिए कमेंट कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।